अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दोस्त हैं, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी जनरल बाजवा साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको पाकिस्तान की 7 लाख आर्मी की कमांड मिली हुई है। आपको अल्लाह ताला ने ये कितना बड़ा ऑनर दिया हुआ है, आपके लिए थोड़ा ऑनर है? आप अपने आप से ये पूछे कि आपकी नजर के सामने जो अदालतों में हो रहा है या जो आप पाकिस्तान में हो रहा है, ये ठीक हो रहा है? और इसको किसने चेक करना है, किसने रोकना है? एक आम शहरी तो इसको नहीं रोक सकता। तो अगर आपने इसको नहीं रोकना, आपने डरते रहना है या नहीं रोक सकते, तो फिर कम से कम इस सीट से आप साइड पे हो जाए, किसी और को बैठ के इसको रोकने दें या इसको सीधा करने दें। मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, ये आपने मैसेज तो दे दिया, तो शायद बाजा साहब की कोई मजबूरी हो, जिस तरह उस वक्त मुशर्रफ की मजबूरी थी, तो वो आपने देखा कि अमेरिका के कहने पे चल पड़ा था, तो आज का बाजा साहब की कोई मजबूरी ना हो। जितना आदमी जिस जगह पे बैठा है ना, कम से कम उसको उस अहलियत का होना चाहिए और उसका काम करना चाहिए। अगर उस अहलियत का नहीं तो उसको छोड़ के साइड पे हो जाना चाहिए। इज्जत इसी में होती है। चले जी, आप भी एक रिटायर्ड फौजी हैं, तो कितनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात देखकर आप? मैं वो बयान नहीं कर सकता जो मुझे इस वक्त तकलीफ हो रही है। ये जो हमारी अदालतों में हो रहा है, इनको किसने रोकना है? कौन पावरफुल है जो इनको रोक सकता है, या कौन इनसे करवा रहा है, ये मुझे नहीं पता। नहीं, पर मगर इन्होंने तो, लेकिन सोशल मीडिया तो कह रही कि इन्होंने माल शाल लिया है, खाबे छाबे चंगे आए हैं वहां से। देखिए, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा उनको माल लेते। नहीं, लेकिन आपने देखा नहीं है सर, आपने आज तक देखा क्या है? कुछ चीज देखी है कि मुल्क के ये हालात हो गए? देखिए, देखने में यही नजर आ रहा है ना कि ये जो अदालतें हैं वो सीधा काम नहीं कर रही हैं, कानून को इधर उधर जैसे हेरा फेरी होती है ना, ऐसे कर रहे हैं। सीखा ही उन्होंने ये है, तो वो कैसे सीधा सीधा रास्ता अख्तियार किया? जब अदालतों ने सीखा ही यही है कि फोन पे फैसले होते हैं, आपका इल्म में जस्टिस की हो जी। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ कि उनसे ये कह रहा हूँ कि कम से कम अपने जमीर से पूछ के देखिए कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर जमीर नाम की कोई चीज है तो या ठीक करें तो या इस चीज को छोड़ के साइड पे चले जाए, ताकि आने वाली नस्लें इनको अच्छे लफ्ज से याद करें। अच्छा, आप सारे एक मिनट, सॉरी एक मिनट, ये बताइए, आने वाली नस्लों की किसी को फिक्र है यहाँ पे? वैसे बाय द वे चलो फिक्र नहीं है तो कम से कम ये सोचे कि दुनिया जब आइंदा आएगी, तारीख इसीलिए लिखी जाती है। कुरान में तारीख के वाकयात पीछे वाले बयान किए जाते हैं, इसीलिए किए जाते हैं। उनसे जो गलतियां हुई हैं वो हम ना करें। सर 70 साल से गलतियां हो रही हैं, तो आज तक तो सीखा ही कुछ नहीं आपने। तो चलो 70 साल से हमें नहीं पता चल रहा था कि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अब तो ओपन हो गया। आप भी खुदा के लिए इस चीज से तौबा कर लें। चलें जी, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। और कुछ सर? तौबा करने वाले को अल्लाह ताला ने जन्नत में वापस जाने का रास्ता बता दिया। हज़रत आदम से खता हुई थी, उसने तौबा की तो जन्नत में जाएगा। नहीं तो नहीं करता, अकड़ जाता है, उसी चीज पे बैठा रहता है, उसके लिए जन्नत के रास्ते बंद हैं। नहीं तो वो कहते हैं ये दुनिया में जन्नत है, यहाँ ही देख लो जो देखना है, मरने के बाद का तो उनको मैं इसीलिए उनके जमीर पे छोड़ रहा हूँ। वो अपने जमीर से खुद पूछ लें कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है तो करते रहे, अगर नहीं ठीक तो उसको छोड़ के साइड पे हो जाए। उनका जमीर जो उनको कहता है, कम से कम किसी की ना माने, अपने जमीर की मान ले। चले, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा पैगाम आपने दिया, थैंक यू। नाज़रीन, मकसद मेरा ये था बात करने का कि जन्नत उन्होंने तो यहाँ समझा हुआ है ना। अगर किसी को खौफ खुदा हो मरने के बाद कि दोज़ख में जाना पड़ेगा, जहन्नम में जाना, वो गलत काम ही नहीं करता। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके तक ये पैगाम पहुँच जाए कि अगर सारी दुनिया आपको बहुत अच्छा कह रही है, अवाम भी यही कह रहे हैं, तो क्या आप ये सोच नहीं आती कि मुझे ये मार किस वजह से पड़ रही है? जब मैं मकबूल हूँ, लायक भी हूँ, सब कुछ हूँ, तो मुझे किस वजह से ये मार पड़ रही है? मुझे सिर्फ अहमदियत की मुखालफत की मार पड़ रही है। तो तुम एक अच्छे बच्चे को
अच्छे आदमी हो, माँ का बेटा हो, माँ आपसे बहुत प्यार करने वाली थी और माँ से तुम भी प्यार करते थे। माँ के लिए तुमने हॉस्पिटल भी बनाए और अब हमें भी उस वजह से इसके साथ लगाव है कि इसने अपनी माँ के लिए इतना कुछ किया जो कुछ कि हम नहीं कर सकते। तो मैं इसकी वहां पर भी इसके हॉस्पिटल की जितनी हो सकती थी मदद करती थी। अब भी मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरह उस तक ये पैगाम पहुंच जाए कि तुम अपने खुदा से माफी मांगो और अपने खुदा से ये पूछो कि मैंने ये क्या किया है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। जल्दी जल्दी गाड़ी खड़ी कर। मेरी चलती गड्डी जेड़ी ये पट्टी तो ले गई है। किसी तरह बस इतना ही है मेरा पैगाम कि उसके ये पहुंच जाए कि तुम अपने खुदा से माफी मांगो, क्योंकि हम लोग भुट्टो जब जेल में गया था ना तब भी उसको कहते रहे थे, क्योंकि हम तो अपना पैगाम ही पहुंचा सकते हैं। उस तक ये पैगाम पहुंच जाए कि अपने खुदा से माफी मांगो, तुमने जो अहमियत की मुखालफत की है उससे की वजह से खुदा से माफी मांगो कि मैंने ये गलत किया और आइंदा नहीं करूंगा। अच्छा ये बताइए कि आप इमरान खान को, आप तो इंतखाबात में आप लोग तो हिस्सा नहीं लेते ना जो है, तो फिर आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको फिर क्यों इमरान खान के साथ इतना लगाव है या आप उसे क्यों पसंद करते हैं आप लोग? ये शुरू से जब से ये क्रिकेट खेलता था ना तब से, उसके बाद जब इसकी माँ को कैंसर था तो ये उस वक्त पास भी नहीं था, तो इसने बहुत बाद में इंटरव्यू वगैरह दिए कि मेरी माँ कैंसर से फौत हो गई है। इसने सब कुछ अपना लगा के तो इसने शौकत खानम शुरू कर लिया और वो बनाया भी फिर। और मैंने वहाँ जाके भी देखा है कि बहुत गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था वहाँ पर शौकत खानम में, बल्कि मैं अच्छा ये बताइए कि आप जिनका मुफ्त इलाज हुआ था जी। अच्छा ये बताइए कि आप कैसा पाकिस्तान चाहती हैं जी? आप कैसा पाकिस्तान चाहती हैं, कैसा पाकिस्तान हो? पाकिस्तान तो मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान चाहती हूँ जिसमें हमारी जमात के लिए आसानियाँ हो, आज़ादी हो, हम आज़ादी से चल फिर सकें, अपने खुदा का नाम ले सकें। ये ऐसा पाकिस्तान चाहती हूँ मैं। अच्छा ये बताइए आप इस वक्त कहाँ पे हैं? मैं इस वक्त यूके में हूँ। अच्छा तो यहाँ पे भी आप भी आगे इसको लिखते रहे हैं फेसबुक पे भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शायद वो पढ़ता है या उस तक पैगाम नहीं पहुँचता। अगर उस तक ये पैगाम पहुँच जाए कि कोई माँ तुम्हारे लिए ये दुआ करती है कि तुम कामयाब हो जाओ और तुम अपने खुदा से इस बात की माफी मांग लो, खुदा से माफी मांगो कि जो मैंने किया है, जमात के साथ किया है, वो मैंने बहुत गलत किया है, खुदा मुझे इसकी माफी दे दे। अच्छा ये आपने बताया कि इसने जमात के साथ गलत किया है, तो कवानीन तो भुट्टो ने और जिया ने बनाए हुए हैं, तो इसने क्या गलत किया है थोड़ा सा बता दे देखने वालों को। इसने ना उनको फॉलो किया ना। अच्छा फॉलो किया, ठीक। सब जगह पे कवानीन तो बहुत पुराने भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके दौर में हमारी शहादतें भी बहुत हुई हैं और इसने कभी भी उसका कभी माजरत भी नहीं की, अफसोस भी नहीं की, बल्कि शहादतें तो नवाज शरीफ वगैरह में भी हमारी मस्जिदों में बहुत कुछ हुआ और उससे पहले भी होता रहा, सिंध में बहुत कुछ हुआ है। तो लेकिन अब जो करीब का वक्त होता है ना वो सामने नजर आ रहा होता है। कितनी उम्र है आपकी? जो हमारे खिलाफ बोल रहा है ये जलसों में, तो ये मैं कहती हूँ कि उस तक ये पैगाम पहुँचे कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो। ठीक है, ये बात तो आपने कह दी, वही बात आप बार बार कह रही है, वो तो आपने कह दी है। ये बताइए कि यहाँ पे आपको मजहबी आजादी है यूके में? हाँ जी हाँ, यहाँ पर तो खुदा ताला का लाख लाख शुक्र है, जितना करें कम है। हम आजादी से हर काम अपना करते हैं। अच्छा ये बताइए कितनी उम्र है आपकी मियाँ बीवी की? पीछे से आपके मियाँ भी बोल रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी हाँ जी पीछे मैं कदे कदे थोड़ा जिहा नवाला दे देना वहाँ। अच्छा ਤੁਸੀਂ जरा मोबाइल फाड़ लो फोन, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ।
जी इंशाअल्लाह जरूर बना दे जी, क्यों नहीं बनना। नहीं, मैं क्या किस तरह ख्याल है गल बात दा बहुत जितना भी अल्लाह पाक ने सानू ताकत दिती है ना, यानी ते जिन्नी इस उम्र दे च लोकी कहंदे ने जी मैं ते तू भी करना ते मैं ते भाई अपना सारी दिहाड़ी आराम कर, बिल्कुल है जी। चलो ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੱਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਜੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ। ਚੈਨਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਖਦਾਈ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪਾਇੜਾ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। चलो ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपकी आवाज़, लोगों के मैसेज क्या आ रहे हैं, हमारा काम है आप तक पहुंचाना, आपका काम है इमरान खान तक पहुंचाना, शायद किसी को कहीं से कोई फ़ायदा पहुंचे, ये मकसद भी यही हमारे प्रोग्रामों का है। इंसाफ ने 2 दिन से रब्ता कर रहे तो हमें मिला नहीं, फिर आज सुबह मैंने इनसे खुद रब्ता किया क्योंकि बहुत क्यू लगी हुई हमारे पास। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसीर साहब जर्मनी से हमारे साथ। जी नसीर साहब, क्या आज में पैगाम है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा पैगाम है कि जैसा कि कल इन्होंने अपना असम्बली में जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनका वोट का हक जो है ना वो उन्होंने तकरीबन खत्म कर दिया है जी। तो मैं कुछ दिन पहले गार्डन मैं कोई प्रोग्राम देख रहा था तो जरदारी साहब ने या कोई ऐसे था कुछ मेरे ख्याल जरदारी साहब ने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इतने मेच्योर नहीं है। पहला तो सवाल मेरा ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जो है वो उसको वज़ीर खारजा लगा दिया, क्या वो इतना मेच्योर है? क्या उसकी पार्टी में उसके बाप दादा की उम्र के ऐसे सियासतदान थे, क्योंकि मेच्योर नहीं था कि उसको वज़ीर खारजा लगा दिया। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं जिनका पाकिस्तानी मईशत में एक बड़ा अहम रोल है जी। तो ये बात कह के मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी की तौहीन की गई है। दूसरी मेरी बात ये है कि ये इतना वो क्या कहते हैं ये माफिया है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन मैं अपनी ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है और कि आपके पास वोट की कैसी ताकत है कि आप उस ताकत के जरिए इनको जो है ना वो आप पीछे कर सकते हैं जी। और मेरी ओवरसीज पाकिस्तान से दरख्वास्त ये है कि आप खुदा रहा अपने पाकिस्तान में जितने भी फैमिलीज हैं, रिश्तेदार हैं और आपकी जो फैमिली रिश्तेदार है वो आगे जितने भी उनके मिलने जुलने वाले हैं सबको आप मैसेज करें कि नेक्स्ट टाइम इन जो मकरूज चेहरे हैं इनको मत वोट डालें, इनको वोट इनके किसी जलसे में जुलूस में न जाए और इनको मत वोट डालें। आप अपनी वोट की ताकत से इनको आप गिरा सकते हैं। जी मेरा ये सवाल है जी, बहुत जबरदस्त। और तो नहीं कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट है आपके पास। हाँ जी, तो बाकी चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू जी। हाँ जी, ओके नहीं, ये मुख्तसर कर दिए गए हैं मैसेज क्योंकि लंबे लंबे प्रोग्राम बंद कर दिए गए हैं। 5, 4, 6 मिनट 2 मिनट के प्रोग्राम हम ले आए हैं। सिर्फ मेरा तबसरा और हालात हाजरा 10 मिनट तक कर दिया गया। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, करें कॉल हमें अगर आप भी कुछ कहना चाहें।
अल्लाह हाफिज़। और ना सोशल मीडिया पे इस वक्त ये लड़की क्या सवाल कर रही, सुने जरा। गई ये रेहाम खान साहिबा और इफ़त उमर साहिबा जो कि कैमरे के अंदर घुस जाती हैं डराने के लिए, इतने क्लोज आके। अब आपको नहीं लग रहा कि औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, या आप सिर्फ उन औरतों के लिए आवाज उठाती हैं जिनके आपको कोई उनसे फायदा उठाना हो या फायदा हासिल करना हो? अब किधर हैं आप लोग, सोए भी हैं क्या, या ट्विटर के ऊपर अब फसाद फैला रही? ये सवालात तो उठेंगे। अब मरियम नवाज ही एक औरत है, या वो जो जरदारी की बेटियां हैं, उसके अलावा कोई औरत नहीं वहां पे। अजीब सवाल है। तो मेरा ख्याल है अकल के अंधे जो लोग हैं उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाह साहब हैं हमारे साथ। जी शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे आप आपकी आवाज प्रोग्राम में? बस जनाब, ये जो इस वक्त सूरत हाल हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की बनी हुई है, दुनिया इसको देख रही है, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज हो। उसकी वजह यह है कि एक अजीब सी बेचैनी पूरे मुल्क में फैली हुई है जी। खुसूसी तौर पे वो लोग जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है, जिनको इमरान खान से मोहब्बत है, और जिनको हमारी फोर्सेस से मोहब्बत है जी। क्योंकि दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 जो है हमारी फोर्सेस आई हैं, जो गोल्ड मेडल्स ले चुकी हैं मुख्तलिफ फोरम पे, और हमारी एजेंसी जिसके लिए अमेरिका पेंटागन में जो है बाकायदा एक सेक्शन बनाया गया है जो हमारी एजेंसी को सर्च कर रहा है, लेकिन आज तक वो लोग कामयाब नहीं हो सके। और बड़ी हैरत की बात यह है कि अपने घर में साजिश हुई, अपने घर में ये मुदाखलत हुई, जबकि मुदाखलत जो है साजिश के बाद ही होती है। पहले साजिश की जाती है, उसके बाद मुदाखलत की जाती है, उस पर अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर, साजिश के ऊपर जी। लेकिन यहाँ एक अजीब बहस छेड़ दी, लोगों के जहनों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे। जनाब, साजिश का लफ्ज नहीं है। साजिश मेरी समझ में नहीं आता कि ये चाह क्या रहे थे। अब अंदाजा हो गया है, क्योंकि जैसे कि हमारी जुडिशरी भी दुनिया में 130 नंबर पे आती है इंसाफ फराहम करने में। अच्छा, यहाँ एक सवाल है शाह साहब, एक सवाल है कि 130 नंबर पे अदलिया का जो आना, कोई कौम को या अदलिया को या किसी इदारे को कोई शर्म भी आई है वहां पे? सर, बात यह है कि जब ये मुल्क बना था, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उस वक्त जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनकी बाकियात तो वो तो चली गई पसे पुश्त, और कंट्रोल जो है उन लोगों के हाथों में आ गया जो सिर्फ अपने मफादात को देखते रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे ये बताएं शाह साहब कि अवाम का भी तो कसूर है कि नहीं है? सर, अवाम का बहुत कसूर, अवाम का कसूर है, लेकिन अवाम क्या करे? देखिए, मसला क्या है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है वो हमारी कुट्टी में शामिल हो गई है। करप्शन जो है हमारी कुट्टी में शामिल हो गई है। हर शख्स जो सुबह घर से निकलता है, अपने दफ्तर जाता है, अपने कारोबार पे जाता है, जब वो वापस आता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने घर पहुंचे तो बच्चे के लिए दूध लेके जाए, बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ लेके जाए। अच्छा, हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो अदलिया से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक, बहुत माजरत के साथ, कोई भी इदारा हो सिवाय एक इदारे के जो हमारी फोर्सेस का इदारा है, यानी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स। जनरली उसके अंदर ये है कि वहां पे ये चीज नहीं है, वरना आप कोई एप्लीकेशन लेके जाएं किसी भी डिपार्टमेंट में, वो दराज खोल देते हैं, कहते हैं कि पहले इसमें पैसे डालते हैं। तो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं है। शाह साहब यहाँ पे मैं एक सवाल करूंगा कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो इस्लाम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, तो ये बुराइयां सारियां पाकिस्तान की कौम में आनी थी। सर, बात यह है कि आप पूरे आलम इस्लाम को उठा लें,
खाली पाकिस्तान नहीं, पूरे आलम इस्लाम को उठा लें। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि फलस्तीन में जो कुछ होता रहा, आलम इस्लाम ने उस पर क्या किया? मेरा ये मेरी बात सुने शाह साहब, मेरी बात सुने, फलस्तीन को अभी रहने देते हैं, हमारे तो घर के नहीं, मेरी बात सुने, नहीं आप मेरी एक गुजारिश सुने बड़े अदब के साथ है कि हम दूसरे मालिक को भी छोड़ देते हैं ना, हम दूसरे मालिक की बात तो तब करें जब अपना मुल्क 70 साल से ठीक चल रहा हो ना। जब हमारे घर के हालात ठीक नहीं तो हम फलस्तीन के मसाइल कैसे हल कर सकते? हम दूसरे जो ममालिक हैं, मुसलमान हैं, उनके जब अपना ही बेड़ा गर्क हुआ यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखें, एक बहुत अरसे के बाद यहाँ पर एक शख्सियत हमें नजर आई है। मैंने सारी जिंदगी अपनी पीपल्स पार्टी में गुजारी है, ठीक है। अच्छा, अब वक्त आपके पास काम है, ये बताइए कि आखिर पे इसका हल क्या है? सर, इसका हल जो है इस वक्त जो है फौरी तौर पे साफ और शफाफ इंतखाबात। अच्छा, यहाँ पे फिर एक सवाल आता है, यहाँ एक सवाल आता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कोई भी फौज के अलावा जगह ऐसी नहीं जहाँ पैसे ना चलते हो, तो कैसे आप साफ और शफाफ इंतखाबात करवा सकते हैं जब हर तरफ बेईमान चोर जिन्हें अदालतों ने सजा नहीं दी, हर तरफ ये हालात हों? तो किस तरह आप इस तरह के इंतखाबात करवा सकते हैं? और क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे इंतखाबात हुए? सर, नहीं हो सकते। हाँ। आपने कहा हल क्या है, तो मैंने हल का जवाब दिया है कि हल ये है जो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, जो ऐसा नहीं हो सकता उसकी वजह है कि देखिए, हमारे यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो सिलेक्ट होता है, जब तक अमेरिका की आशीर्वाद ना हो वो नहीं हो सकता। ये गुलाम इंसान खान अपनी किताब में लिख चुके हैं, हमीद कुल कह चुके हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हम 74-75 साल से अमेरिका के गुलाम है, गुलाम ही रहेंगे, कुछ भी कर लें। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये शक हो रहा है, देखिए कयामत एक दफा आनी है, कयामत तो आनी है, उस पर हमारा सबका यकीन है। तो ये उसकी शुरुआत हो रही है कि इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर आया है जिसके ऊपर कौम खड़ी हो गई है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। जिस वक्त उसने, सर एक सेकंड, जिस वक्त उसने कॉल की है कि इतवार वाले दिन कि सब लोग घर से बाहर निकले, वो घर में बैठा हुआ था। पूरी कौम पाकिस्तान के अंदर 350 जगहों पे लोग घरों से बाहर निकले, वो लोग जो इमरान खान को गालियां देते थे, जो इमरान खान को बुरा कहते थे कि महंगाई कर दी है। जी, महंगाई तो अब फिर हो गई है। अब महंगाई तो फिर हो गई है। अच्छा, वो लोग 350 जगहों पे पाकिस्तान में निकले और 72 कंट्रीज इंटरनेशनली लोग उन ममालिक में निकले बाहर। इसके लिए जी शाह साहब, काफी लंबा हो गया आपका मैसेज ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत लंबा हो गया मैसेज, शुक्रिया। नाज़रीन, मुख्तसर बात करें, हालात सबको इल्म है तो बेहतर होता है कि फिर सब लोग सुनते भी हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में एक साहब हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जनाब आप? मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि वो अपने अंदर एक एहसास पैदा करे कि पिछले 70-75 साल में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तब से अब तक जितनी भी खराबियां हुई है पाकिस्तान में, चाहे वो इक्तिसादी मामलात में हो, चाहे वो सियासी मामलात में हो, चाहे वो समाजी मामलात में, उसके लिए जिम्मेदार फकत और फकत पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट की मुराद कुछ फौजी ऑफिसरान होते हैं, कुछ जैसा सुपीरियर जुडिशरी के होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ये अपने साथ कुछ पॉलिटिशियंस को मिला के ये सारे फैसले जो करते हैं, जिससे असर अंदाज होता है पाकिस्तान का समाज। अब यही फर्क है, सिर्फ जो भी खराबियां हुई है उसमें सिर्फ 2 फर्क है कि किसी जगह पर ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसी जगह पर ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर देखा जाए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई आज तक, वो हुई कि इसके 2 टुकड़े हो गए 1971 में। अगर आप उस वक्त देखेंगे, उस वक्त में हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की ही थी, हुक्मरान जनरल यही खान था और उसी के दौर में वो हुआ। एक तो वो शर्मनाक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए कि वो हुआ क्यों,
क्यों बंगालीज में एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन आ गया, क्यों बंगालीज में एक सेंस ऑफ एलिनेशन आ गया। वो जो उससे पहले एक फौजी हुकूमत थी जनरल अयूब खान की, उससे पहले 11 साल, उसके बाद यहया खान की 2-3 साल, 13-14 साल में जो हुकूमत की पॉलिसीज थी, उन पॉलिसी से बंगालियों में एहसास हो गया था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिसके नतीजे में एक तहरीक वहां पर शुरू हुई और जिस वक्त 2 टुकड़े हुए उस वक्त यहया खान थे। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए उस वक्त पाकिस्तान का फौजी सरबराह जो था जनरल यहया खान, वो शराब के नशे में धुत था उस वक्त। वो शायद खातून वहां पर हुआ करती थी जिसका नाम था जनरल रानी, उसकी आगोश में बैठ के वो शराब पी रहा था। जिस तरह कहते हैं ना, रोम जब जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजाता था। लेकिन उसने यूरोप के लोगों ने, रोम के लोगों ने, इटली के लोगों ने एक ऐसा सबक हासिल किया कि वो आज तक उसकी मिसाल देते और फिर दोबारा उन्होंने अपने मुल्क में, अपने इलाके में, यूरोप में वैसा कुछ दोबारा होने नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ही साल के बाद ये सब कुछ भूल के दोबारा इसी किस्म की हरकतें करने लगे। अब दूसरी चीजें देख लीजिए, जो रूस के खिलाफ जंग शुरू की अफगानिस्तान में, वो भी एक फौजी जनरल ने शुरू की। नहीं तो रूस के साथ हमारी कोई डायरेक्ट जंग नहीं थी, पाकिस्तान की कोई डायरेक्ट जंग तो उनके साथ थी नहीं, वो तो अफगानिस्तान में आए थे। पाकिस्तान ने उसमें डायरेक्ट शमूलियत शामिल कर। जो 3वीं जंग हुई अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ, वो भी एक फौजी जनरल ने शुरू, उसमें कोई सिविलियन गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं था, वो तो जनरल मुशर्रफ ने शुरू कर दी। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान जिसको कहते हैं पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान क्यों फेल्ड स्टेट है? पाकिस्तान इसलिए फेल्ड स्टेट है क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया 1947 में, उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी या 2-3 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। सारा यूरोप एक मलबा बन चुका था। जर्मनी की मिसाल ले लीजिए, जर्मनी में तो कुछ रहा ही नहीं था। लेकिन आज जर्मनी देख लीजिए 70 साल में कहां पहुंची, क्योंकि वहां पर कोई एस्टेब्लिशमेंट और कोई इस किस्म के हालात नहीं होते और उन्होंने तरक्की की। और तरक्की किस तरह उन्होंने? थ्रू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सिंगापुर की तरक्की देख लीजिए, या हांगकांग की तरक्की देख लीजिए, चीन की तरक्की, बाकी जगहों की तरक्की देखिए, या यूरोपियन कंट्रीज की, वो भी तो मलबे में से ही निकले थे, उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर के रबल में से निकले थे। सब जगह मिडिल ईस्ट की तरह या की तरह वो तेल की ये नहीं थी कि वहां पर जो तरक्की हुई मिडिल ईस्ट में वो तेल की वजह से हुई, लेकिन बाकी मुल्कों में तरक्की हुई एजुकेशन से, कि लोग एजुकेट हो गए। लेकिन पाकिस्तान में 70 साल के बावजूद भी इसको एक अनपढ़ लोगों का ही मुल्क कहा जाता है, क्योंकि एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो दी ही नहीं गई। आज भी वहां पर 100% लिटरेसी नहीं है। आप देखिए ताजिकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन वहां पर 100% लिटरेसी है। पाकिस्तान में जब लिटरेसी नहीं है तो पाकिस्तान में साइंटिस्ट नहीं है, पाकिस्तान में इंजीनियर्स उस तादाद में नहीं है, उस काबिलियत के नहीं है, जिसकी वजह से वो कोई चीज खुद से बना ही नहीं सकते हैं, सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। और हमारा ये पाकिस्तान का ये करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये तो न खत्म होने वाली दास्तान। 70 साल के बाद भी वहां पर लोगों को भूखे रहना पड़ता है। ये सब इसमें डायरेक्टली। अब आप कहेंगे कि एजुकेशन में एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था? वो तो जब रूस के खिलाफ जंग शुरू हुई ना, वो तो उस वक्त चलिए जी मान लीजिए आपने सपोर्ट कर दिया, लेकिन आपने पाकिस्तान के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके इसको एक जहादी फैक्ट्री बना दिया, जबकि ये होना चाहिए था, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ आप दीनी तालीम भी देते। लेकिन आपने फॉर्मल एजुकेशन खत्म करके मदरसों की एक खेल शुरू कर दी। ये भी फौजी के दौर में ही हुई। इसके अलावा करप्ट लोगों को इस वक्त मान लीजिए इमरान खान को इन्होंने निकाल दिया, कोई बात नहीं, मुझे उस बात का गिला नहीं है, चलो इन्होंने मुनासिब समझा निकाल दिया। लेकिन ये देख लीजिए उसके बदले रखा क्यों उनको? इन्होंने दुनिया के सारे चोर, डाकू, मनी लॉन्डर्स उनको जमा करके कैबिनेट में आप देख रहे हैं कितने सारे, हर कोई किसी न किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व है। चोर नहीं है वो इस वजह से नहीं है कि वो चोर नहीं है, वो इस वजह से कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनने दिया जाता है। जब इमरान खान ने रेवोल्यूशन लाया पाकिस्तान में, उस रेवोल्यूशन को फेल किसने किया? इसी एस्टेब्लिशमेंट ने फेल किया। जी लास्ट मिनट है आपके पास, काफी लंबा हो गया प्रोग्राम आपका सर। मैं 1 मिनट आपसे चाहूंगा जी कि जब इमरान खान का जो इनकलाब था, जो उसका रेवोल्यूशन आया था, उस वक्त नया पाकिस्तान, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने फेल किया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने
शहबाज शरीफ को, इमरान खान को मजबूर कर दिया कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दे, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वो अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग्स में नैब के ऑफिसर्स को बुला के उनकी रैगिंग करता था, जिससे एक मजाक सा बन गया। उसके बाद नवाज शरीफ को भी लंदन भेजा इन्होंने, तो लोगों ने देखा कुछ सीरियस बात नहीं है। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि अभी आप कहते हैं टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको 30 मिसालें और दूंगा जिसमें मैं ये प्रूव करूंगा कि जितनी आपके साथ फिर भी प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अब काफी लंबा हो गया प्रोग्राम। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ आपने बताया, बहुत शुक्रिया सर। आप हमारा चैनल देखते हैं? हाँ, रेगुलरली। बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें, बहुत थैंक्स। ओके नाज़रीन, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने कि जनरल याहिया शबाब उसे क्या दिलचस्पी थी पाकिस्तानी कौम से, और फिर भी हम कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है वो ठीक रास्ते पर चल रहा है। और कौन लोग कहते हैं? वही कहते हैं जो उसी नस्ल के आगे चल रहे हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया बहुत जालिम चीज़ है। मरियम नवाज का एक बयान सामने आया और काफ़ी मकबूल हो रहा है, मगर जो लड़की ने उसे जवाब दिया वो उससे भी ज़्यादा मज़े का है। आप भी सुन रहे, चंद सेकंड का है। कहाँ से आते हैं? सुने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना। बीबी, मशरकी बाप बेटी को कभी सीना तानने का नहीं, सीना ढांकने का हुक्म देते। और आपके बापू मगरिब में बैठ के कौन सी मशरकत सिखा रहे हैं? गिरफ्तारी पे किस किस्म का सीना तानना भाई? हाँ, कौन सी लॉजिक है? गिरफ्तारी पे बंदा नजर झुका ले, सर न उठे, यहाँ सीना तान के गिरफ्तार होना। कहाँ से आते हैं? फिर सुने। मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना। बीबी, मशरकी बाप बेटी को कभी सीना तानने का नहीं, सीना ढांकने का हुक्म देते। और आपके बापू मगरिब में बैठ के कौन सी मशरकत सिखा रहे हैं? गिरफ्तारी पे किस किस्म का सीना तानना भाई? हाँ, कौन सी लॉजिक है? गिरफ्तारी पे बंदा नजर झुका ले, सर न उठे, यहाँ सीना तान के गिरफ्तार होना। अच्छा, ये बेशरम लोग है। चोर चोर कहा गया वहां पे मदीने में, तो वो मरियम औरंगजेब भी मुस्कुरा रही थी। शर्म नाम की चीज तो है ही नहीं इनके पास। सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो मैसेज है, आपकी आवाज में सुनते हैं। सलाम अलैकुम बेटा जी। बेटा असी की कह सकने आ, असी ते ये वेख्या टीवी दे उत्ते अस्तगफिरुल्लाह क़यामत आई सी, आवाम बेचारी दा इतना क बुरा हाल होया, इतना क बुरा हाल होया। अस्तगफिर तौबा, आंसू गैस, डंडे, मार शीशे, मार धक्के, औरतां दी बहुत ही बरुमती कीती गई है। औरतां दी बहुत ज्यादा औरतां दी बरुमती कीती गई है। अल्लाह ताला हिदायत देवे। चाहिए कि आवाम नूं सगों प्यार विच इतफाक दे नाल उन्हां नूं अपने नाल दा सगों करन, तां वोटां तो जित हुंदा। जे आवाम ने ते वोट जुटाने, आवाम नूं जे इस तरह करना आवाम दे नाल, तो होर उन्हां दे दिलां च नफरत पैदा होवेगी। जिहड़ा कानून है आवाम वास्ते माई बाप हुंदा है। एक मां अपने बच्चों के उत्ते, अपनी आवाम के उत्ते किस तरह इस तरह जुल्म करा सकती? अल्लाह ताला ही हिदायत देवे जी, असीं ते दुआ ही कर सकने आ। नाज़रीन, ये मैसेज पाकिस्तान से हमारे पास आया, और भी बड़े मैसेज हैं, आपको सुनाते रहेंगे। लोग क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, तो आप खुद देखें। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया से एक वीडियो मिली है, देखते हैं जरा। अच्छा, ये हुआ ये कि ये तशद्दुद किया गया कल ख़वातीन पे, और अपनी तरफ से तो मरियम सोचती है कि सिर्फ एक ही औरत पाकिस्तान में रहती, उसी की इज्जत, मगर सबसे लानती करदार नून लीग में ये ख़वातीन और मर्द जो है, इनको किसी का एहसास नहीं। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें।